तो प्यारे बच्चों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो आज अपने बेटा पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। कल अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद में आज अपने पढ़ेंगे रीजन बिहाइंड चार्जिंग पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे और इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं रीजन बिहाइंड चार्जिंग की, यानी कोई चीज चार्ज क्यों होती है। और एक स्टेप जो है वो इसमें मिस है क्योंकि वो शायद आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैं उसको भी बता दूं। रीजन बिहाइंड चार्जिंग यानी कोई चीज चार्ज क्यों होती है, इसी को अपने एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए जैसे मान लो आप कॉम्ब को हेयर के साथ रब करते हो या किसी प्लास्टिक स्केल को हेयर के साथ रब करके टीनी पार्टिकल को या डस्ट पार्टिकल को वो अट्रैक्ट करने लगता है, या फिर पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे जो रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। अब चार्ज की जो है वो तो डिस्कवरी है बहुत पहले हुई थी 1750 के अंदर, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बाद में। तो बाद में इसको एक्सप्लेन किया इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी क्या बोलती है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक जो मान लो पेन है, इसका प्लास्टिक है, इसको मैं जूम इन करता हूँ। जूम इन करते 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 मैं इसके एक एटम के पास पहुंच जाता हूँ। अब एटम के पास पहुंच जाता हूँ तो एटम के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं 3D के अंदर, ऐसे ऐसे 3D के अंदर रिवॉल्व करें। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ रिवॉल्व करें ऐसे, तो अगर एटॉमिक फिजिक्स के अंदर भी ये सब आप पढ़ोगे, एटम वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी कहीं से भी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर बाहर जा सकता है। अगर सफिशिएंट एनर्जी मिलने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो चाहे हीटिंग की वजह से मिल सकती है, वो चाहे रबिंग की वजह से मिल सकती है, या वो चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिल सकती है, वो सारा तो अपने पढ़ेंगे। लेकिन मेन वजह है कि सिर्फ इतना जानना अपने को कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन से बाहर चला जाएगा। डन। अब देखते हैं, मान लो अगर मैं इसको किसी चीज से सिल्क के कपड़े के साथ इसको रब करता हूँ। अगर मैं इसको रब करता हूँ किसी चीज के साथ, मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ, अगर मैं इसको रब करता हूँ तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी। अगर सफिशिएंट एनर्जी इसको मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन किस पर जाएगा, यहाँ से इसको छोड़कर, इस एटम को छोड़कर उधर चला जाएगा। अब एटम को छोड़ के चला जाएगा तो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, सोडियम के केस के अंदर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सोडियम के केस के अंदर सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 के नंबर 11 पर। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन भी 11 है, 11p है, और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, मतलब 11p है एंड 11e है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इक्वल होता है। तो अगर इसके पास 11p है तो इसका मतलब प्लस का 11e है, क्योंकि एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, और इसके पास ये जो है वो 11e है माइनस का। लेकिन ओवरऑल अगर इस पे चार्ज देखें तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि उतना ही पॉजिटिव और उतना नेगेटिव। लेकिन इस केस के अंदर बात करते हैं, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो क्या हो गया, तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब मान लेते हैं इस पार्टिकल के केस में इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 22, मान लेता हूँ जो, तो प्लस का तो 22e आएगा, यानी टोटल चार्ज बाई प्रोटॉन, टोटल चार्ज और p लिख देता हूँ, और इलेक्ट्रॉन एक दो इसको छोड़ के चले गए, एक ही निकाल लेते हैं चलो, तो माइनस का हो गया 21e। तो ओवरऑल पहले ये न्यूट्रल था, लेकिन अब देखें प्लस का 22 है, माइनस का 21 है, तो ओवरऑल ये प्लस का 1e बच जाएगा। इसका मतलब ये जो एटम है वो ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास गया है, मान लो यहाँ से इसको छोड़कर कहीं पे गया है, तो उसके पास गया तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इसका मतलब वो जो चीज है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब कोई भी चीज चार्ज होती है तो वहां पे रब करते हैं तो वहां पे चार्ज बनता नहीं है, वहां पे सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वहां पर वो चीज चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पे अपने को जो समझने वाली चीज है वो क्या है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, लॉस होगा, तो जो जिससे लॉस हो रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा।
डन। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो जिस पर गेन हो रहे हैं वो अपने पास नेगेटिवली चार्ज हो जाए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एटम के साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अगर एटम लूज कर रहा है, मान लो एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा। इसका मतलब अब मान लो किसी के प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है और बाहर वाले में मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब अगर इसको रब वगैरह के लिए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये ऑर्बिट ही एक खत्म हो जाएगा, ये ऑर्बिट कम हो गया, मतलब वहां पे कोई है चीज नहीं, ब्लैंक है, कुछ नहीं। देन इसका साइज जो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज की स्पेलिंग गलत है क्या, अब सही, डिक्रीज। डन। और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई चीज न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाती है, न्यूट्रल से क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव हो जाती है, तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर न्यूट्रल है तो उसके पास उतने ही प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉजिटिव हो जाती है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इलेक्ट्रॉन का मास घट जाएगा, ओवरऑल एटम जो उसका मास घट जाएगा, क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चले गए तो उतना इलेक्ट्रॉन का मास घट जाएगा। लेकिन कई ऐसा भी मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है। अगर मास को निग्लिजिबल लेके चलोगे तो आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एटम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हालांकि 9.1 × 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास है तो उतना तो लूज हो गई। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। देन ये था रीजन बिहाइंड चार्जिंग, यानी कोई चीज चार्ज क्यों होती है। और एक जो हमारे पास टॉपिक रह गया था इसमें मेंशन नहीं है, वो है बेटा कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यहाँ पे करवा देता हूँ मैं बेटा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी चार्जिंग कितनी तरीके से की जा सकती है, कोई भी चीज को चार्ज कितने तरीके से किया जाए। तो पहले अपने पास आ गया जैसे रबिंग वाला था, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग। अब अगर आप किसी चीज को रब करोगे तो क्या होगा, वही एनर्जी ट्रांसफर होगी एक मैटर से दूसरे मैटर पर, वहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एक को छोड़कर दूसरे पे चला जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में एक बहुत अच्छा एक है दूसरा जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बेटा उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। डन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अपने इसी चार्जिंग का दूसरा मेथड जो है वो है इंडक्शन। ये बहुत बढ़िया मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो बेटा इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है मोटिवेट करना, मोटिवेट करना। मान लेते हैं मेरे पास एक कोई XYZ मटेरियल की रोड है, इसके पास मैं लेके आता हूँ एक पॉजिटिव रोड को, मैं इसको टच नहीं करवा रहा हूँ, बस एक पॉजिटिव रोड को इसके पास ले आता हूँ। अब इस पॉजिटिव रोड, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोल दिया था, तो ये क्या करेगा, इस साइड में इसके नेगेटिव चार्ज ले आएगा, प्लेस करेगा इस मटेरियल में, और इसके जस्ट ऑपोजिट जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेस हो जाएगा। अब मैं ध्यान रखना यहाँ पे कॉन्टेक्ट में नहीं लेके हैं, दोनों को टच नहीं किया। अब अगर मैं इसकी अर्थिंग कर देता हूँ, अर्थ के साथ इसको अट्रैक्ट कर देता हूँ, अटैच कर देता हूँ, तो क्या हुआ, अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ा नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, तो उसकी वजह से ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाएगा। तो अब पहले ये चीज जो थी, ये जो मटेरियल था उसके अंदर जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे। अब क्या, पॉजिटिव तो अंदर चले गए अर्थ के अंदर, तो ओवरऑल ये मटेरियल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। डन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इसने उसको टच नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसने बस उसको मोटिवेट कर दिया भी एक साइड से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और एक साइड से नेगेटिवली चार्ज हो जाए। अगर मैं अर्थिंग ना करूं तो भी देखो भी ये इसकी इस वाली साइड, इधर वाली जो साइड है वो क्या रहेगी, पॉजिटिवली चार्ज, इधर वाली साइड है वो क्या रहेगी, नेगेटिवली चार्ज। इसको बोलते हैं इंडक्शन। नेक्स्ट अपने पास आ गया, इंडक्शन हो गया। एक अपने पास होता है बेटा कंडक्शन। कंडक्शन तो आप जानते हो
कि अगर मान लो कोई मेरे पास XYZ एक रोड है और ये कंडक्टिविटी शो करने वाली, ये ध्यान रखने वाली बात, अगर कंडक्टिविटी शो नहीं करेगी तो ये कंडक्शन नहीं होगा। इसके पास मैं एक पॉजिटिव रोड ले आता हूँ और वो पॉजिटिव रोड इसके साथ टच करवा देता हूँ। टच करवाऊंगा तो ये कंडक्टिविटी शो करता है, यानी कोई मेटल है तो क्या होगा, कंडक्टर है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंडक्शन, यानी चार्जिंग बाई टचिंग, कॉन्टैक्ट। अगर चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट हो रहा है तो वो हमारे पास कंडक्शन है। डन, इस प्रोसेस में बोल रहा हूँ। वैसे तो फ्रिक्शन में भी तो होता है कॉन्टैक्ट तो, और इंडक्शन तब होता है जब हम दोनों को टच नहीं लाते, बस एक दूसरे को मोटिवेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें और हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो भी मैं बता ही देता हूँ। मान लो कोई XYZ मेटल है, मेटल पे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करता हूँ, जैसे मान लो अपने पास सोलर पैनल के अंदर होता है, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकलकर ऐसे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी क्या बोलती है कि ये मेटल ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है और भी हो सकता है, बस अपने को कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है और इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाल देना है। अगर बाहर निकल गया तो जिससे बाहर निकला है वो तो अपने पास पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जिस पर गया है वो अपने पास नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी ये था हमारे पास चार्जिंग के मेथड्स। ये थे नहीं आपकी बुक में, पर मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा रीजन बिहाइंड चार्जिंग, हो गया कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये तो आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हो, इजी सी डेफिनेशन। कंडक्टर कौन से होते हैं, जो अलाउ करते हैं, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स के पास होते हैं जो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं। जैसे मेटल हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल बॉडीज हो गया, अर्थ है, ये सब कंडक्टर है, यानी इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं बेटा तो इंसुलेटर है। इंसुलेटर आप जानते हो मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे ग्लास है, पोर्सिलिन है, प्लास्टिक है, नायलॉन, वुड है, इनके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को डिफिकल्टी से पास करते हैं या नाम नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर पास करते हैं। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से इनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तीसरी एक और कैटेगरी है जो इसमें शायद मेंशन नहीं की है, सेमीकंडक्टर है। ये अपने एक पूरा चैप्टर भी आएगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, अब जब अपने कंडक्टर या इंसुलेटर पढ़ते हैं तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर पढ़ते हैं तब हमारे पास दो चीजें आएंगी, नाम, मैं अभी इजी वर्ड में उनको बता रहा हूँ। एक तो नाम आता है बेटा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कितना इजीली कंडक्ट कर पा रहा है, इसको डिनोट करते हैं अपने पास सिग्मा से। एक आता है बेटा रेजिस्टिविटी, जिसको डिनोट करते हैं रो से। कंडक्टिविटी का मतलब कितना इजीली उसको पास कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, और रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कितना डिफिकल्टी से पास कर रहा है या कितना अपोजिशन दे रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, कॉपर वायर और वुड का एग्जांपल देखें तो कॉपर वायर जो है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, यानी वो इजीली पास करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और रेजिस्टिविटी कम है क्योंकि कॉपर वायर रेजिस्ट नहीं कर रहा किसको, इलेक्ट्रिसिटी के पासिंग को। दूसरा वुड के एग्जांपल में देखें तो वुड में क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी आई है, यानी ऑपोजिशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं कर पा रही, और कंडक्टिविटी बहुत लो है, यानी इजी टू पास नहीं। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है बेटा, कंडक्टर के केस में जो सिग्मा होता है कंडक्टिविटी वो बहुत ज्यादा होता है, और रेजिस्टिविटी होती है वो वेरी लो होती है, बहुत कम होती है। इंडक्टर लिख दिया कि इंसुलेटर लिखना था बेटा, इंसुलेटर लिखना, इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि जो सिग्मा होता है वो बहुत लो होता है, यानी कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है लगभग, और रो जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अभी इनकी रेंज जो है वो इस चैप्टर में नहीं है, तो अपने पढ़ेंगे इसको 14 चैप्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर लाई करते इन दोनों के बीच में, इसलिए तो इनको बोलते हैं सेमी, सेमी का मतलब हाफ कंडक्टर। इनकी जो रेजिस्टिविटी है मैं लिख देता हूं सिग्मा सी, सिग्मा सी मतलब कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, और सिग्मा
आई इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में लाई करती है बेटा सिग्मा एस सी, यानी इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई करती है। उसके बाद में रो सी एंड रो आई जो है इन दोनों के भी बीच में लाई करती है, क्या रो, अरे रो एस सी इन दोनों के बीच में लाई करती है। इसका मतलब क्या है, ये उल्टा साइन लग गया बेटा, ये साइन ऐसे है, ऐसे। इसका मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम होती है, इंसुलेटर से ज्यादा होती है, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर से, ये भी उल्टा आ गया, इंसुलेटर से ज्यादा होगी लेकिन कंडक्टर से कम हो जाएगी, बस इतना है। तो ये हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स। इसके बाद में बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के अंदर मैं अभी आपको कुछ ही प्रॉपर्टी करवाऊंगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी के अंदर दी गई है वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी एक्सप्लेन करके आपको समझानी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसका एक सराउंडिंग एरिया होता है जहां तक उसका इफेक्ट रहता है स्पेस के अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सराउंडिंग स्पेस के अंदर कोई एक स्पेस होगा जहां तक उसका इफेक्ट रहता है, जैसे मैग्नेट के सराउंड होता है, जैसे हमारी अर्थ के सराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऐसे चार्ज के सराउंड जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये एक प्रॉपर्टी होगी। स्टेशनरी चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए अलग होगा, जस्ट ऑपोजिट। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर वही चार्ज मूविंग होता है, ये ध्यान रखना बेटा, ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी यानी स्टैटिक, स्टैटिक यानी जो चार्ज रेस्ट पे उसके लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैं लिख देता हूँ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस क्या करता है बेटा ई एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये चार्ज मूविंग हो तो ये दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अपने सराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, अपने सराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। क्लास 10th में भी आपने हेनरी ओरेस्टेड ऐसे नाम, ओरेस्टेड का नाम सुना होगा कि एक कोइल लो, कोइल के सराउंड में एक कंपास रखो, वो कंपास डिफ्लेक्ट होने लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो मूविंग करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, देन मूविंग जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तीसरा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें क्या होता है बेटा कि अगर कोई चार्ज मूविंग है, और मूविंग भी कौन सा है एक्सेलरेटेड, कौन सा है एक्सेलरेटेड, यानी मोशन भी तो दो टाइप का हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो एक्सेलरेटेड होगा, अगर मूविंग चार्ज है वो भी एक्सेलरेशन कर रहा है तो वहां पर एक नई चीज प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने कुछ नाम सुने होंगे, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल है। इसके बारे में चैप्टर में अपने पढ़ने वाले। यहाँ पे मूविंग विद एक्सेलेरेशन बोला जाता है, या एक वर्ड और बोला जाता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या, ऑसिलेशन भी तो एक्सेलरेटेड मोशन ही तो है, तो कई बुक्स के अंदर यहाँ पे ऑसिलेशन वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऑसिलेशन की बजाय एक्सेलरेटेड मोशन यूज करें, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, इसके अंदर ओनली ऑसिलेशन। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में स्केलर क्वांटिटी, जैसे मान लो फोर्स को एक डायरेक्शन चाहिए होती है, वैसे 5 कूलम चार्ज को 3 कूलम चार्ज को कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए, देन दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी a quantity which have only magnitude numerical value not any direction। उसके बाद में प्रॉपर्टी आती है इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत अल्बर्ट आइंस्टाइन को समझना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर ये चीज प्रूव हो गई है कि अगर बहुत ज्यादा चीज स्पीड से कोई XYZ पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी लेंथ के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथ
डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। ऐसे कोई मटेरियल, इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं बेटा। ऐसे टाइम डिलेशन, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से मुझे मूव करवाया जाए तो मेरी हाइट अगर 6 फीट है तो 6 फीट नहीं रहेगी। अगर मुझे ऐसे मूव करवाया जाए हॉरिजॉन्टली और बहुत ज़्यादा स्पीड हो तो मेरी हाइट थोड़ी श्रिंक हो जाएगी। अब श्रिंक होने का मतलब है कि मेरी हाइट का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अब अगर ऐसी स्पीड के साथ कोई चीज चेंज होती है तो उसको वेरिएंट बोलते हैं। लेकिन चार्ज के अंदर ऐसा नहीं है। चार्ज अगर आपके पास 5C है, 5 कूलम चार्ज है, तो चाहे रेस्ट पे पड़ा है, चाहे वो मोशन के अंदर है, चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है, चाहे वो किसी गाड़ी में, ट्रेन में, फ्लाइट में, जापान की मैगलेव ट्रेन के अंदर है जो सबसे फास्टेस्ट चलती है, चाहे किसी एरोप्लेन में है, तो 5C की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। डन। तो आज अपने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी आप जानते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद में स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद में मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, और उसके बाद में एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज शो इनवेरिएंस। चार्ज इज अ इनवेरिएंट प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कर लें, और साथ में चैनल ले आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाई पॉइंट भेजकर हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।